नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। हमारे साथ हैं झारखंड के रांची से बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ। पहली बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है। संजय सेठ झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। महीने में 25 दिन खादी का कपड़ा पहनने वाले संजय सेठ जयप्रकाश आंदोलन के दौरान सक्रिय राजनीति में आए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में नमो मंत्र के बैनर तले संजय सेठ ने जबरदस्त अभियान भी चलाया। 2019 में बीजेपी ने रामटहल चौधरी की जगह संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया। उनका मुकाबला कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय और बीजेपी के पूर्व नेता रामटहल चौधरी से है। नामांकन के दौरान संजय सेठ ने एक बात कही थी कि उनका बेटा बेटी और पत्नी सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगे। वे अपने परिवार के ऊपर कार्यकर्ताओं को वरीयता में नहीं लाएंगे। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं रांची से बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ से। सहारा समय बिहार झारखंड पर मेरे और सम्मानित दर्शकों की तरफ से संजय जी आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सुना है कि मनेर से विशेष कारीगर बुलाया है आप लोगों ने और हजारों लड्डू बनने जा रहे हैं। ऐसी तो हमको कोई सूचना नहीं है। काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अब देश उत्साहित है, देश की जनता उत्साहित है और देश की जनता ने खुलकर मोदी मोदी किया है। फिर एक बार मोदी सरकार बैतरणी पार। जनता अगर कुछ कर रही होगी तो उसमें मेरी कोई सहभागिता नहीं। नहीं, खबर तो ये आ रही है कि कार्यकर्ताओं ने बाकायदा बनाया है, मतलब मनेर से आपके बीजेपी कार्यालय से विशेष कारीगर बुलाए गए हैं और फिर 1001 लड्डू तो बनने ही बनने हैं। देखिए, पूरे देश में कल आप देखेंगे पूरा देश केसरियामय हो जाएगा। चप्पा चप्पा मोदी मोदी होगा। और जो आप लोग ने जो आंकड़े दिखाए, मीडिया ने जो आंकड़े दिखाए, वो आंकड़े मैच करते हैं। क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर जो विकास हुआ, पिछले 5 सालों के अंदर गांव में, पंचायत में जो अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ पहुंचा, जो हमारा दर्शन है ना, जो दर्शन एकात्म मानववाद का, उसी दर्शन को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। और गांव में बैठी हुई बहन, महिला, वो कह रही है आपकी बार मोदी सरकार। वो कहती है कि मोदी हमार मोदी हिया हो, मोदी हमार हिया बैठल हो, मोदी हमरा शौचालय देलक, मोदी हमरा घर देलक, मोदी हमरा सिलेंडर देलक, मोदी हमरा लाइट देलक, मोदी हमरा आयुष्मान भारत देलक, मोदी हमरा रोड देलक। ये भाव जब समाज के अंतिम व्यक्ति का हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। मोदी जी को लेकर आप काफी प्रभावित भी रहे मोदी जी से, और मोदी पतंग तक आपने उड़ाया बनाया, और फिर नमो मंत्र के बैनर तले आपने अभियान भी चलाया। आपको ही पुरस्कार मिला। नहीं, अभी भी मोदी बंडी पहने हुए हैं, आप देखो। वो नहीं, आप मैं क्या 125 करोड़ देशवासी, 125 करोड़ देशवासी आज मोदी के समर्थक हैं, मोदी के प्रशंसक हैं। मैं क्या, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता, और उस कार्यकर्ता के भाव से आज मैं जुड़ा हूं। 125 करोड़ में तो हम लोग भी आते हैं, बंडी तो अलग है दोनों की। बिल्कुल बिल्कुल, तभी ना मीडिया फ्रेंडली था। आम आदमी का जो टेलीपैथी थी हमारे प्रधानमंत्री के साथ, तभी देश की जनता कहती है देवतुल्य प्रधानमंत्री। ये किसी भी प्रधानमंत्री के साथ लगा देवतुल्य प्रधानमंत्री, जो 20 घंटे काम कर रहा हो, जो कोई छुट्टी नहीं लेता हो, जिस पर कोई आरोप नहीं हो, जिसको कोई पक्षपात नहीं है, जो होली और दिवाली अपने घर पे नहीं मनाता, जो होली और दिवाली कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस पे नहीं मनाता, वो सियाचिन जाता है, जहां सांस लेने में बर्फ जम जाती है, वहां जाके अपने जवानों को अपने हाथ से लड्डू खिलाता हो। होली में गर्म प्रदेश जाता हो, जहां जवान तैनात हैं, अपने हाथ से लड्डू खिलाता हो। ऐसा प्रधानमंत्री। तो देश की जनता तो मुरीद है, और प्रधानमंत्री कहते हैं हमेशा सबका साथ सबका विकास। आज देखिए, सबका साथ सबका विकास, उसका परिणाम है पूरा देश कमल में छा गया है, पूरा देश केसरिया रंग से ढक गया है। रांची को थोड़ा समझते हैं आपसे।
राम टहल चौधरी लंबे समय से वहां पर बीजेपी के सांसद रहे, अनुभवी नेता है, बुजुर्ग नेता भी है। संजय सेठ एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाई आपने और फिर पार्टी के प्रवक्ता बने या उसके बाद राज्य खादी ग्राम उद्योग के बोर्ड के आप अध्यक्ष भी हैं। ये संजय सेठ में ही एक विकल्प के तौर पर क्यों देखा गया रांची को? देखिए, राम टहल चौधरी हमारे बड़े भाई, 40 साल से उनका रिश्ता हमसे, 40 साल से हमने उस स्कूटर पे काम किया है, उनके सातों चुनाव में काम किया हमने। विधानसभा जब 76 में लड़े तब उनके साथ रहे और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। नेचर है ना, आज गर्मी है, जून में बरसात होगी, फिर नवंबर दिसंबर में सर्दी होगी। नेचर भी, प्रकृति भी रिवाइव करती है, रिवॉल्विंग है, वो भी प्रकृति भी चेंज होती है, साइकिल करती है, हर चीज साइकिलिंग है। और उस साइकिलिंग के तहत जो जिम्मेदारी गई, उसको जिम्मेदारी को हमने निभाया। हां, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैं, राम टहल चौधरी हमारे कल बड़े भाई थे, आज बड़े भाई हैं और कल भी मेरे बड़े भाई रहेंगे। कोई आदर भाव में कहीं कोई कमी नहीं होगी, ये हमारा संस्कार है जी। और रही आपकी बात, तो मैं 1980 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का पहला रांची नगर का अध्यक्ष था। 1980 में जब अब्दुल करीम छागला ने आह्वान किया देश के जनसंघ के कार्यकर्ताओं को कि आओ मुंबई आओ, मुंबई में जो हमारे विचारधारा थी, जनसंघ की विचारधारा, जो विलय, जनता पार्टी के विलय के बाद विचारधारा उस पार्टी का खत्म हो गई, अब कैसे इसको जिंदा किया जाए। तो हम सब बांद्रा गए शिवाजी मैदान में और 2 दिन 3 दिन तक मंथन हुआ। एक बड़े विचारक, एक बड़े लेखक थे अब्दुल करीम छागला जी, उनके आह्वान पे गए। फिर अटल जी ने वहां घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी नामक एक राजनीतिक दल बनेगा जो जनसंघ की विचारधारा से ओतप्रोत होगा। उस दिन से आज भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, प्रदेश के युवा मोर्चा के महामंत्री, रांची नगर के अध्यक्ष, रांची जिला के अध्यक्ष, 4 बार प्रदेश के प्रवक्ता, बूथ के अध्यक्ष से हमने काम शुरू किया। हमारे यहां पे विधायक होते थे जनसंघ के प्रोफेसर ननी गोपाल मित्रा, मैं उनका बूथ का अध्यक्ष होता था 1979 में हम। जी, तो आपने एक बात बड़ी अच्छी कही, हालांकि आप बड़ा कनेक्ट करते हैं अपने रिश्तों के साथ और वो उस कनेक्शन में राम टहल चौधरी को आपने कल भी बड़ा भाई माना था, आज भी बड़ा भाई मानते हैं, कल भी आप बड़ा भाई मानेंगे और ये आपका उनके प्रति एक सम्मान है। उन्होंने छोटे भाई का ख्याल कितना रखा? देखिए, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में माँ बेटे चुनाव के सामने होते हैं, बाप बेटे चुनाव के सामने, 2 भाई हम चुनाव के सामने होते हैं। तो एक बड़ा भाई छोटा भाई चुनाव लड़ रहा है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब जनता का मत है, जनता किसको अपना प्रतिनिधि मानती है, जनता किसको वोट देती है, जनता के अधिकार का क्षेत्र है, उसमें मेरा कोई दखल नहीं है। वो तो फिर वो आकलन करेगी कि मेरी आवाज कौन होगा, संसद में मेरी आवाज कौन ठोस से रख सकता है, रांची लोकसभा में विकास की राह कौन खोल सकता है, रांची की आवाज कैसे संसद में गूंज सकती है, ये जनता ने तय कर लिया और उसका परिणाम तो 24 घंटे भी नहीं बाकी पड़े हैं। तो बहुत जल्दी अब तक तो बहुत सारे परिणाम आपके सामने होंगे और आपके माध्यम से रांची लोकसभा की जनता देखेगी रांची का परिणाम। एक चर्चित बातें रहती हैं राम टहल चौधरी जी के बारे में, जब वो बीजेपी के सांसद रहे, कि पिठोरिया के ही सांसद वो बने रहे, रांची को पूरा समावेश नहीं कर पाया अपने संसदीय जीवन काल में उन्होंने, लेकिन तब बीजेपी ने हमेशा उनको डिफेंड किया। क्या उनके यदि आप चुनाव जीतते हैं किन्हीं कारणों से, यदि आपको जनता पसंद करती है और आप जनता की पसंद बनते हैं, तो क्या वाकई रांची को उसका सांसद मिलेगा? मैं तो ये कह सकता हूं कि हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री जब 20 घंटे काम कर रहे, एक दिन छुट्टी नहीं ली, तो हम तो उनका, हम सब कार्यकर्ता उनका अनुसरण करते हैं। और आपके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि रांची की जनता को मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, मेरे घर पे आने की आवश्यकता नहीं, आप पैसा खर्च करके मेरे पास नहीं आओ, समय बर्बाद करके मेरे पास नहीं आओ,
जब हम 1 महीने तक धूप की कड़कड़ाहट में आपके दरवाजे की कुंडी खटखटाई, आपसे वोट मांगा, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद आपके काम के लिए मैं आपके पास आऊंगा, आपके इलाके में, आपके पंचायत में आऊंगा। और ये क्षेत्र की जनता जानती है, वो आश्वस्त है कि हमारा सांसद जो होगा, हम उसको ढूंढने के लिए रांची जाना नहीं पड़ेगा, रातू रोड जाना नहीं पड़ेगा। हमारा सांसद हमारे घर पे कुंडी खटखटाएगा। आप राज्य खादी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। आप कितने लोगों को खादी पहना पाए? थे, मैंने उससे रिजाइन किया। आप उससे रिजाइन किया आपने, तो तब तक आपने कितने लोगों को खादी वस्त्र से लगाव दिलाया और लोगों को पहनाया? क्योंकि आपने काफी एक्टिवली काम किया। ऐसे हजारों भैया बहन जिनको स्वरोजगार से जोड़ा, जिनको प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे 10,000 लोग हो सकते हैं। और खादी से जुड़ने के लिए आपने देखा होगा कि जब आप यहाँ खादी सरस मेला लगता है तो 7 से 8 लाख लोग आते हैं, रोजाना लाखों की भीड़ आती है। और खादी से जुड़ा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ये हमारा काम था, बोर्ड का काम था, जिसमें हमने गिलहरी प्रयास किया कि जो गांव में बैठी हुई महिला है, जो पहाड़ के पार, नदी के पार बैठी है, जंगल बैठी है, उसके हाथ में कुछ काम आ जाए, कोई ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए, कोई पारिवारिक स्वावलंबी हो जाए, कोई बहन स्वावलंबी हो जाए, कोई सूत काट ले, कोई लूम पर वस्त्र बना ले, कोई दिया बना ले, कोई चटाई बना ले, कोई झाड़ू बना ले, कोई रंग बना ले, किसी तरह का काम। तो उसमें एक प्रयास हमने किया। मधुमक्खी पालन में भी अच्छा प्रयास किया, टेराकोटा में प्रयास किया, ब्लॉक प्रिंटिंग में प्रयास किया, तो सिलाई कढ़ाई में प्रयास किया। वो हजारों महिलाओं को, जो दीदियां उनको ट्रेनिंग दी, हजारों महिलाओं को सिलाई की मशीन दी, 25% मार्जिन मनी लेके। 20,000 की मशीन होती थी, 5,000 रुपए मार्जिन मनी लेते थे, और 20,000 की मशीन उस दीदी को हम लोग उपहार देते थे कि जाओ दीदी, आप तुम अब स्वावलंबी हो, तुम अपने परिवार को स्वावलंबी बनाओ। रांची में आप मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के भी बेहद पसंदीदा व्यक्ति हैं, वो आपको बहुत मानते हैं। मोदी जी की भी आप पसंद इस रूप में है कि मोदी बंडी आप पहनना नहीं छोड़ते, लगातार पहनते हैं आप। चुनौतियां क्या क्या नजर आई आपको अपने इस कार्यकाल में? जब आप चुनाव मैदान में थे तो त्रिकोणीय मुकाबला आपकी दृष्टि में था, या फिर आमने सामने का मुकाबला? कहीं न कहीं बड़े भाई ने आपको वॉकओवर दिया? नहीं, हम तो एक साधारण से कार्यकर्ता, और एक साधारण सा कार्यकर्ता जो दरी बिछाता है, जो कुर्सी बिछाता है, जो पार्टी की नीतियों को आगे ले जाता है, तो वो खुद ब खुद पार्टी की नजर में आ जाता है, पार्टी के चेहरे के रूप में आ जाता है। और रांची में तो मैं कह सकता हूं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जनता ने पहले दिन से ही मूड बना लिया था जी, जनता ने पहले दिन से मूड बना लिया था। कोई त्रिकोणीय संघर्ष नहीं, कोई सीधा संघर्ष नहीं। अब तो परिणाम कल आपके सामने आएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए क्या कारण था कि पूरे देश में प्रधानमंत्री जी का रोड शो या तो वाराणसी में देखा गया या फिर रांची में? क्या वजह रही होगी, रांची को उन्होंने क्यों चुना? ये तो मेरे लिए हम कहते हैं कि मेरे लिए तो बहुत बड़ा उपहार था कि प्रधानमंत्री, इस देवतुल्य प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जहां हो उसका प्रधानमंत्री बिरसा की भूमि रांची में आकर रोड शो करे। ये हमारे लिए नहीं, रांची वासियों के लिए, हजारों लाखों रांची वासियों के लिए ये उपहार था। हमारा प्रधानमंत्री हमारी सड़क पे, हमारे भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहा है। ये सौभाग्य रांची की जनता के साथ साथ हमको भी मिला, और मेरा सीना भी चौड़ा हुआ। साथ साथ रांची में 19 लाख लोगों का भी सीना चौड़ा हुआ, उनका भी सिर ऊपर उठा। हाँ, ऐसा प्रधानमंत्री हमारी सड़क पे है जिनका हम चेहरा देख रहे हैं। लाखों लोग, आपने देखा कैसे स्वतः 2 बजे से लोग, हजारों लोग, लाखों लोग खड़े थे। जहां रोड शो नहीं था, बिरसा मुंडा भगवान की मूर्ति से लेकर राजभवन तक दोनों रास्ते लाखों लोग खड़े थे। सिर्फ मोदी जी दिख जाएं, मोदी जी वेव कर लें, तो ये प्यार है ना प्रधानमंत्री के प्रति, ये टेलीपैथी है ना आम जनता से हमारे प्रधानमंत्री के बीच जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन वो दिखा रांची के अंदर।
और ये हम अपने लिए, ये मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य का विषय है। आप उपहार मानते हैं, आप सौभाग्य मानते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि चूंकि झारखंड में स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्होंने देश में एकमात्र वाराणसी के अलावा रांची को ही स्थान के रूप में तय किया और उसी रोड शो के जरिए झारखंड में एक मजबूती देने का संदेश दिया। नहीं, भुवनेश्वर में भी प्रधानमंत्री जी रोड शो किया, संबित पात्रा के लोकसभा क्षेत्र में। ऐसी बात नहीं, 4 जगह उन्होंने किया और देश का प्रधानमंत्री है, इस पे तो गर्व महसूस होना चाहिए जी कि 190 सभाएं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री है ना। दूसरे दल के क्यों लोग नहीं किए? कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों नहीं आए रांची? क्यों सभा नहीं संबोधित किए? क्यों डर था कि वो आ जाएंगे तो वोट बैंक और खिसक जाएगा, कुछ ना कुछ बोल लेंगे जिससे वोट बैंक और धराशायी हो जाएगा। लेकिन वहां सुबोधकांत सहाय से जब हमने ऐसे इंटरव्यू में हमने उनसे सवाल पूछा था तो उन्होंने यही कहा था जो आप कहते हैं, वो तो इतनी बेबाकी से नहीं कह पाए कि कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि जनता जानती है कि जमीन से कौन जुड़ा हुआ है और इसीलिए एग्जिट पोल अपनी जगह, रिजल्ट बड़े चौंकाने वाले होंगे। हाँ, क्षेत्र की जनता जानती है। 3 बार आपको मौका मिला, 2 बार केंद्रीय मंत्री थे, एक जगह भी हैंडपंप नहीं, चापाकल नहीं लगा सके। 3 बार 15 साल आप रहे, क्या किया? एक भी फ्रूट प्रोसेसिंग का प्लांट खोला क्या? गृहमंत्री थे, क्या किया रांची के लिए? कुछ नहीं किया। हाँ, अपना विकास किया, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। 15 साल जो सांसद रहा हो, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहा हो, गृह मंत्री रहा हो, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहा हो, और कहीं भी पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी पत्थर उनका नहीं दिखा। क्या? क्षेत्र में रहे नहीं। जहां चुनाव जब आता है, 4.5 साल वो रहते हैं बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, लंदन, दुबई में। जब चुनाव आता है ना तो 6 महीने पहले पैराशूट से आ जाते हैं और फिर वो, लेकिन इस दौरान तो क्षेत्र की जनता जानती है। लेकिन बीते 5 वर्षों की यदि हम बात कर ले तो वो तो लंदन, फ्रांस, अमेरिका तो नहीं जा रहे थे, लेकिन रांची में नहीं रहे थे ना। जन आंदोलन के जितने भी मुद्दे रहे उसमें वो हमेशा सड़क पर नजर आए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं तो नहीं मान सकता। CNT SPT एक्ट की बात कर ले, चाहे जेल भरो अभियान की बात कर ले, उसमें तो हमेशा वो नजर आते थे। वही कह रहा हूं ना, जब चुनाव हो, आप देख लो ना इतिहास, इन 5 सालों में कितने दिन रहे। जब चुनाव सामने थे तब आ गए। अच्छा चलिए ठीक है, आप तो रांची में हैं, चूंकि राजधानी है वो। रांची से पूरा 13 और संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर कि चुनाव हुए हैं। कहां जाकर आपको एक व्यवहारिक पक्ष लगता है? एग्जैजरेटेड फिगर की भी बात आप कर सकते हैं और व्यवहारिक फिगर की भी बात कर सकते हैं, जहां की बीजेपी बहुत आसानी से जीतती नजर आ रही है और कुछ जगह चुनौतियां भी हैं। देखिए, हम तो कह सकते हैं, हमारा चुनाव संपन्न हुआ, हमको संथाल भेज दिया गया जी। मैं तो आपके माध्यम से कह सकता हूं कि दुमका की जो सीट है, राजधानी तो जीतेंगे ही, उपराजधानी भी जीत रहे। अच्छा, सुनील सोरेन भारी बहुमत से वहां जीत रहे हैं और 14 की 14 लोकसभा एनडीए जीत रही है। आप कल परिणाम देख लेगा। ठीक, इन 14 लोकसभा तो आप जीत रहे हैं, चलिए ठीक है। आपके मुताबिक इन 14 में से कुछ एक सीट है जहां आपकी फाइट ज्यादा है? देखिए, चुनाव है ना, चुनाव है तो सामने भी पहलवान है। अकेले तो चुनाव नहीं लड़ा जाता, पहलवान 2 लड़ते हैं, एक कमजोर होता है, एक मजबूत होता है। जो मजबूत होता है वो पटक देता है, सीटी बस्ती 1 2 3 पहलवान विजेता। हालांकि तो लोकतंत्र में भी ऐसा ही है। आप 14 सुल्तान होने का दावा कर रहे हैं, तो इन सुल्तान को इन 14 जगहों में से कहां सबसे ज्यादा मजबूत पहलवान की चुनौती मिली? नहीं, सब कार्यकर्ता, भाजपा के सब कार्यकर्ता, 14 पे कार्यकर्ता लग रहे। कोई वरिष्ठ है, कोई उनसे छोटा है, 14 कार्यकर्ता हैं जी। और कार्यकर्ता की हैसियत से 14 लोकसभा में भाजपा के लोग प्रत्याशी बने और 14 प्रत्याशी कल विजयी घोषित होंगे। जनता ने भारी समर्थन दिया। एक सवाल मैं सभी मेहमानों से पूछता हूं, आपसे भी पूछ लेता हूं कि इतने चरण में जो चुनाव हो रहे हैं, पूरे देश में 7 चरण और झारखंड में 4 चरण में चुनाव संपन्न हुए, मात्र 14 सीट झारखंड में। पंजाब की 13 सीट पर एक साथ चुनाव हो जाते हैं। झारखंड की 14 सीट के लिए 4 चरण लेना पड़ता है, ऐसा क्यों?
आपको ये लगता चुनाव आयोग नहीं? तय नहीं, करता आपको है। लगता नहीं कि चुनाव आयोग पर नहीं। इस पर विचार करने की आवश्यकता थी? ये चुनाव आयोग को तय करना, हाँ, हम ये कह सकते हैं जी। कि अब चुनाव इतने लंबी अवधि का नहीं हो, और गर्मी के बजाय अगर हम जल्दी चुनाव कर ले तो अच्छा होगा। पहले जब यहाँ नक्सल समस्या थी, अब तो कोई समस्या नहीं है झारखंड के अंदर। आप 2 बजे रात में, 1 बजे रात से यहां से पलामू जा सकते हो, आप गढ़वा, पांकी, नगर जा सकते हो, यहां से अमड़ापाड़ा, लिट्टीपाड़ा, साहेबगंज, देवघर, दुमका जा सकते हो, आप सिमडेगा जा सकते हो, खूंटी जा सकते हो, जमशेदपुर जा सकते हो। भयमुक्त वातावरण है। कहीं इन 5 सालों में कभी भी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। इन 5 सालों में एक भी झारखंड बंद नहीं हुआ, एक दिन भी नक्सली नाकेबंदी नहीं हुई, आर्थिक नाकेबंदी नहीं हुई। यह अमन चैन है। तो अब चुनाव आयोग को लगा होगा, अब चुनाव को लगेगा कि हाँ, वहां तो बड़ा अमन चैन है, 5 सालों की घटना हुई। तो आने वाले जब विधानसभा चुनाव होंगे, आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे, तो इस पर चुनाव आयोग निश्चित रूप से गौर करेगा कि बहुत कम चरणों में संपन्न हो जाए चुनाव। देखिए, आपके चेहरे पर भी बहुत टैनिंग नजर आ रही है, क्योंकि लगातार आप लोग गर्मी में चेहरे पर टैनिंग हो रही है, चेहरा थोड़ा सा फीका पड़ गया है। कोई टैनिंग नहीं दौड़ भाग करते करते। नहीं, कोई टैनिंग नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जैसे तमाम, जब संजय जी क्या है ना, आप जैसे तमाम नेता अलग अलग दल के हों या आपके दल के हों, ये बहुत रिगरस एक्सरसाइज हो जाता है चुनाव के दौरान, क्योंकि तमाम जगह आप लोगों को भ्रमण करना पड़ता है, रैलियों में शामिल होना पड़ता है, 1 to 1 मिलना होता है, अपील करनी होती है, और एक लंबे समय का जो अंतराल होता है वो कहीं ना कहीं मन में एक भाव तो पैदा करता है कि भाई इतनी लंबी अवधि क्यों? तब जबकि यदि सरकार दावा करती है कि हमारे यहां सब ठीक है, तो 1 या 2 फेज में खत्म कीजिए। अब तो चुनाव आयोग को गौर करना है और फिर आगे देखेंगे। चुनाव आयोग ये तो मेरे परिधि के बाहर का मामला है। ये एक सुझाव के तौर पर हमने सवाल पूछा। लेकिन मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखता कि चुनाव कम चरणों में हो, चुनाव की अवधि लंबी नहीं हो, चुनाव गर्मी के बजाय अगर अच्छे मौसम में हो जाए तो ज्यादा पार्टिसिपेशन प्रतिशत है, हाँ, वो 10 से 15% मत प्रतिशत जो बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं ये सवाल कर रहा था। हाँ, बढ़ जाएगा। ठीक सर, आपका आत्मविश्वास के लिए आपको शुभकामना। लेकिन एक उम्मीदवार होने के नाते मन मस्तिष्क में कहीं मनोविज्ञान ये भी चलता होता है कि ओह, जब तक रिजल्ट नहीं आता है ये दिन और रात कटना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मनुष्य हैं आप भी, मन में क्या क्या भाव आते होंगे। मेरे आप पूछ लो, कभी कोई चेहरे पे तनाव, कहीं वो कुछ नहीं। हमारे संस्कारों में है चरवेती चरवेती चरवेती, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। परिणाम की चिंता मत करना। परिणाम की जिस दिन चिंता कर लिए उस दिन आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी। अच्छा, आपने अपने परिवार को राजनीति से दूर रखने का फैसला किया है, ऐसा आपने बताया है। निश्चित तौर पर। तो क्यों आपको लगता नहीं कि राजनीति में यदि अच्छी अच्छी चीजें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं? नहीं, हमने कहा कि हमारा किचन कैबिनेट नहीं होगा और मेरे को उत्तराधिकारी नहीं होगा। जी, लोग क्या करते हैं ना कि भाई उत्तराधिकारी नहीं, भाई आगे पीछे भाई भतीजा बेटा बेटी नहीं। हमारा परिवार तो ये 19 लाख लोग हमारा परिवार है। सबका साथ सबका विकास, यही ना परिवार है। इसलिए हमने क्षेत्रीय जनता से इन संकल्प हमने लिए हैं। संजय सेठ जी, चूंकि एक उम्मीदवार के तौर पर आप हैं, इस पूरे लोकसभा चुनाव में हम यदि 2014 से 2019 की तुलना करते हैं तो 2014 में जन सरोकार के एक मुद्दे थे और उसमें महंगाई, भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद, रोजगार, ये तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2019 में आते आते आप सीधे राष्ट्रवाद पे छलांग लगा दिए। राष्ट्रवाद का मुद्दा ज्यादा हावी रहा, ऐसा क्यों? अच्छा, माफ करेंगे, इन 5 सालों में संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में महंगाई पे एक दिन बहस हुई क्या? इन चुनावों के अंदर विपक्षी पार्टियों ने कभी भी आतंकवाद पे कोई बात कही, कोई महंगाई पे बात कही, कोई लॉ एंड ऑर्डर पे बात कही? उनसे पूछो ना। अरे कोई महंगाई नहीं है, क्योंकि
महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं रहा। आतंकवाद पे उन्होंने कुछ नहीं छेड़ा, क्यों आतंकवाद पे छेड़ते तो वो खुद कल्प्रिट होते, वो खुद कटघरे में खड़े होते। कोई मुद्दा नहीं था, उनका एक ही मुद्दा था, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। क्यों? 2014 में मोदी आया तो रिश्वत का पैसा, गलत कामों से कमाया हुआ पैसा, डिमोनेटाइजेशन से पैसा रद्दी बन गया। अब उनको डर है कि 2000 में मोदी आएगा ना तो बड़े बड़े जो रिश्वत और गलत पैसे कमाए हुए पैसे से जो हमने बड़े बड़े मॉल्स बना लिए ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना लिए, मोदी आएगा तो उस बिल्डिंग को गिरा देगा। जैसे नीरव मोदी के बंगलों को, होटलों को डायनामाइट से उड़ा दिया गया। डरे हुए हैं, तभी बोला मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी रोको, मोदी रोको। एजेंडा है कोई? एक ही एजेंडा, मोदी रोको। डरे हुए हैं, इसलिए राष्ट्रवाद को आपने तरजीह दी। राष्ट्रवाद तो पहले दिन से, जब राष्ट्रवाद तो भारत के 125 करोड़ देशवासियों को राष्ट्रवाद, तो ये मुद्दा खड़े होना चाहिए। देश है, देश है तो धर्म है, देश है तो जाति है, देश है तो परिवार है, देश है तो हम सब आपसे बात कर रहे हैं। सर ये मुद्दा क्यों है? ये एक सवाल है। कोई मुद्दा होना चाहिए, देश में कोई मुद्दा होना चाहिए तो राष्ट्रवाद होना चाहिए। अच्छा, अरे राष्ट्रवाद से ही है ना, हम सब राष्ट्रवादी हैं सर। हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हमारे लिए जीवन है। हमारे लिए मुद्दा नहीं होना चाहिए, जीवन है। तो यदि राष्ट्रवादी हम नहीं है, लेकिन तो मतलब नहीं है जिसको भी हमें मुद्दा बनाने के तौर पर रखना पड़े। संजय जी, किन्हीं लोगों को इसलिए राष्ट्रवाद का मुद्दा लाना पड़ा कि किन्हीं लोगों को उस विचारधारा वो उठा रहे, हर घर में अफजल पैदा होगा, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये विचारधारा आई। कांग्रेस पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में ये क्यों लिखने की जरूरत पड़ी कि कोई राष्ट्रद्रोह, राज्यद्रोह करे, वो धाराओं को खत्म कर देंगे। इसीलिए राष्ट्रवाद का मुद्दा सामने आया। एक इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी देश की जनता से वादा करे कि तुम नारे लगाओ, फिर लाल चौक पे खड़े होके, डाक बंगला चौराहे पे खड़े होके, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हर घर में अफजल पैदा होगा, आप पे कोई धारा नहीं लगेगी, आप पे कोई केस नहीं होगा। बहुत शुभकामना। ये मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। तभी ये राष्ट्रवाद का मुद्दा है कि नहीं, कुछ लोग भटक गए हैं, अपनी विचारधारा राष्ट्रवाद से भटक गए हैं, इसलिए राष्ट्रवाद का मुद्दा आया। ठीक, आपको हमारी ओर से मंगल कामना, शुभकामना 23 तारीख के लिए, और आपको रात में अच्छी नींद आए, कल सुबह आपकी अच्छी हो, इसके लिए बेस्ट विशेष आपको। और बहुत धन्यवाद, आपने खास मुलाकात में अपना वक्त निकाला और अपनी राय से। धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी खास शख्सियत संजय सेठ, जो झारखंड की राजधानी रांची से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी हर बात 14 सीटों में समेट कर रख दी कि हम 14 के 14 जीत रहे हैं। 23 मई बस थोड़ा इंतजार रह गया है। कल सुबह के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी और पता चल जाएगा दावों में कितनी सच्चाई थी या वो हवा हवाई थी। नमस्कार।